काली हवेली का नोहा, बदरूह का इंतकाम और अबदी इंसाफ। 1926 के अक्टूबर का महीना अपनी सर्द आगोश में मरी के पहाड़ी सिलसिले को जपड़े हुए था। जिल के इस दौर इफ्तादा किस्बे काला पानी में शाम ढलते ही हवाएं किसी बैन करती हुई औरत की तरह चीखने लगती थीं। पहाड़ों की चोटियों पर बादल ऐसे मंडला रहे थे जैसे वो किसी पुराने राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। कच्ची और पथरीली सड़क पर एक सरकारी घोड़ा गाड़ी, जिस पर बरतानवी राज की मोहर लगी थी, आहिस्ता आहिस्ता इस बुलंदी की तरफ बढ़ रही थी जहां काली हवेली अपने स्याह पत्थरों और गहरे साए के साथ सदियों से खड़ी थी। गाड़ी के अंदर सैयद इकबाल हैदर खामोशी से बाहर के मनाजिर का जायजा ले रहे थे। वो हाल ही में यहाँ के तहसीलदार मुकर्रर हुए थे। इकबाल हैदर एक इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिनकी तरबियत मग़रिबी तालीम और मशरक़ी तहज़ीब के हसीन इम्तिज़ाज में हुई थी। उनके चेहरे पर संजीदगी की एक ख़ास चमक थी जो उनके ओहदे के वक़ार की अक्कासी कर रही थी। उनके हाथ में एक चमड़े का पुराना ब्रीफकेस था जिसमें इस इलाके की ज़मीनों के मुतनाज़िया रिकॉर्ड्स शामिल थे, जिन्हें ठीक करना उनका अव्वलीन मकसद था। वो भूत प्रेत की कहानियों को महज देहातियों की जहालत समझते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि काला पानी की सिलसिले की मिट्टी अपने अंदर कितने लहू रंग किस्से छुपाए बैठे हैं। बघी जब हवेली के सदर दरवाजे पर रुकी तो एक जोरदार कड़क के साथ आसमान से बिजली गिरी, जिसकी रोशनी में हवेली का ढांचा देव हैकल नजर आया। घोड़े अचानक बदकने लगे। उनकी आंखों में वो दहशत थी जो सिर्फ जानवर ही महसूस कर सकते हैं। इकबाल हैदर नीचे उतरे तो उनके जूतों की आवाज़ पथरीले फर्श पर गूंजी। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे से एक बूढ़ा शख्स, जिसका नाम तासिम था, बाहर निकला। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी लो थरथरा रही थी। कासिम की एक आंख ज़ाया हो चुकी थी और उसका चेहरा झरियों का एक जाल था, जैसे उसने वक्त के बहुत से सितम झेले हों। तशरीफ लाइए तहसीलदार साहब। कासिम की आवाज़ किसी पुराने कब्रिस्तान के सुकूत को तोड़ने जैसी थी। मैंने आपका कमरा ऊपर की मंजिल पर तैयार कर दिया है। खाना मेज़ पर रखा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस हवेली में रातें लंबी होती हैं और दीवारें बहुत कुछ सुनती है। जब चांद बादलों में छुप जाए तो अपने कमरे का दिया मत बुझाइएगा, और बाहर से आने वाली किसी भी आवाज़, चाहे वो कितनी ही जानी पहचानी क्यों ना हो, उस पर कान ना धरिएगा। इकबाल हैदर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा, कासिम मियाँ, मैं यहाँ सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने आया हूँ, वहम पालने नहीं। आप आराम करें, मुझे काफ़ी काम निपटाना है। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक मखसूस दम घुटती हुई बू का एहसास हुआ, जैसे कोई पुरानी कब्र खुली रह गई हो। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लकड़ी के तख्ते चिरचिरा रहे थे, जैसे वो किसी बन बुलाए मेहमान की आमद पर एहतजाज कर रहे हो। इकबाल हैदर अपने कमरे में पहुंचे, जो हवेली के मशरकी कोने में था। कमरा वसी था, जिसमें एक अदीम बरआनवी तर्ज की मेज़, एक आरामदेह कुर्सी और एक भारी पलंग मौजूद था। उन्होंने अपना कोट उतारा और मेज़ पर रखे हुए उन रजिस्ट्रों को खोला जो 1890 के दौर के थे। ये वो वक्त था जब इस इलाके में एक इंतहापसंद पटवारी और इस वक्त के तहसीलदार ने मिलकर एक संगीन जुर्म किया था। उन रिकॉर्ड्स में एक ऐसे किसान खानदान का जिक्र था जिसकी 5000 एकड़ ज़मीन रातों रात गायब कर दी गई थी। वो खानदान जो कभी यहाँ का मुअज़्ज़ज़ तरीन घराना था, एक रात में ऐसा गायब हुआ कि जैसे ज़मीन उन्हें निगल गई हो। इकबाल हैदर का काम इस ज़मीन के असल वारिसों को तलाश करना था, मगर रिकॉर्ड में दर्ज नाम अब सिर्फ कब्रों के कुतबों पर बाकी थे। रात के दूसरे पहर जब हवेली के बाहर बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई, इकबाल हैदर को अपने कमरे के बाहर बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जंजीरें फर्श पर रगड़ता हुआ गुजर रहा हो।
उन्होंने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने कबाड़ खोले, सामने अंधेरे के सिवा कुछ न था, मगर फर्श पर मिट्टी के गीले पैरों के निशानात मौजूद थे, जो एक बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। इकबाल हैदर का दिल पहली बार जोर से धड़का। वो साइंसी सोच रखने वाले इंसान थे, मगर उनके सामने मौजूद निशानात किसी वाहमे का नतीजा नहीं थे। वो उन निशानात का पीछा करते हुए इस हिस्से में पहुंचे जहां बरसों से किसी का गुजर नहीं हुआ था। वहां एक काला दरवाजा था जिस पर सरकारी मेहर लगी थी, जो अब टूट चुकी थी। जैसे ही उन्होंने इस पर हाथ रखा, दरवाजा खुद ब खुद एक लंबी तकलीफदेह आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर का मंजर देखकर इकबाल हैदर की चीख उनके हलक में ही फंसकर रह गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था, जो खुद ब खुद हिल रहा था, हालांकि वहां हवा का गुजर तक न था। दीवारों पर इंसानी नाखनों से नोची गई लकीरें थीं और हर कोने से सस्कियां उभर रही थी। अचानक कमरे का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि इकबाल हैदर की सांसें धुएं की तरह नजर आने लगी। तुम कौन हो? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। फिजा में एक भारी करख्त आवाज गूंजी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। हम वो हैं जिनकी मिट्टी को तुमने काजों में कैद कर रखा है। हम वो हैं जिनका रिज्क तुम जैसे अफसरों ने छीनकर अपनी तिजोरियां भरे। इकबाल हैदर ने देखा कि साए आहिस्ता आहिस्ता मुजस्सम हो रहे हैं। उनके सामने 4 हायूले खड़े थे, जिनके जिस्मों पर मिट्टी लगी थी और उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थी। उनमें से एक बड़ा हायूला, जो किसी बूढ़े जमींदार का लग रहा था, आगे बढ़ा और उसने अपना हड्डियों वाला हाथ इकबाल हैदर की तरफ फैलाया। साहिब, इस मिट्टी की बू पहचानो। ये वो मिट्टी है जिसमें मेरे बच्चों का खून शामिल है। 1890 की इस रात को पटवारी ने मुझे इस कमरे में बुलाकर मेरे अंगूठे जबरदस्ती इस कागज पर लगवाए थे, जिसने हमें फाकों पर मजबूर कर दिया था। और जब मैंने एहतजाज किया तो हमें उसी हवेली के तह खाने में जिंदा चिनवा दिया गया। इकबाल हैदर को महसूस हुआ कि उनके अपने हाथ खुद ब खुद एक खाली रजिस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी उंगलियां खून आलूद हो रही थीं, जैसे वो मिट्टी खुद उनसे सच लिखवाना चाहती हो। बदरूह ने उनके कान में सरगोशी की। अगर तुमने आज इंसाफ ना किया तो ये हवेली तुम्हारा भी मदफन बन जाएगी। मेहर लगाओ, इस हक पर मेहर लगाओ जो हमसे छीना गया था। इकबाल हैदर की आंखों के सामने वो पूरा मंजर घूम गया कि किस तरह उनके पेशरू अफसर ने रिश्वत की खातिर एक हंसते बसते खानदान को मिटाया था। उन्होंने पूरी कुव्वत से कलम उठाया और इस रिकॉर्ड को मनसूख करने का हुक्मनामा लिखा। जैसे ही उन्होंने सरकारी मेहर लगाई, हवेली के दरो दीवार एक हौलनाक धमाके से लरज उठे। दीवारों से खून रसने लगा और वो तमाम साए चीखते हुए धुएं में बदलकर हवा में तहलील हो गए। इकबाल हैदर ने देखा कि हवेली का ढांचा बदल रहा था, जैसे बरसों का बोझ एक पल में उतर गया हो। फजर की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों से फूटी तो काला पानी का कस्बा एक नई रोशनी में नहाया हुआ था। इकबाल हैदर इस कमरे के फर्श पर बेहोश पड़े थे। उनके हाथ में वो तारीखी कागज था जिसने एक सदी पुराने जुल्म का खात्मा कर दिया था। इस दास्तान का पैगाम यह है कि जुल्म चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, उसका हिसाब एक दिन जरूर चुकाना पड़ता है। सरकारी अहदा एक ऐसी अमानत है जिसका जवाबदेह इंसान को इस दुनिया में भी होना पड़ता है और अगले जहां में भी। जो अफसरान अपनी कलम की ताकत से गरीबों का हक मारते हैं, वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपनी रूह का सौदा करते हैं। इंसाफ एक ऐसी शम्ह है जो कब्रों के अंधेरों में भी अपना रास्ता तलाश कर लेती है।